हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और ये 5 जगत वर्गीकरण जो है, जिसमें R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था और समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। चैप्टर 2, जीवों का वर्गीकरण। इसमें 5 जगत वर्गीकरण। इसमें देखिए, हम 3 जगत के जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात उन जीवों के या उन वर्गों के जगतों के अंदर कैसे जीवों को रखा गया है। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बार संक्षिप्त में। देखिए, सबसे पहला है मोनेरा। तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि इस मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया जैसे नीलहरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। यानी ये वो जीव हैं जिनको हमको माइक्रोस्कोपी से देखने की आवश्यकता पड़ती है और जिनकी कोशिका के अंदर एक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। दूसरे होते हैं प्रोटिस्टा। इसमें भी एक कोश के जीवों को रखा गया है, लेकिन इनके अंदर जो जीव रखे गए हैं उनके अंदर कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक प्रकार की का मतलब होता है जिनमें एक सुविकसित केंद्रक होता है और केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःप्रदपी जालिका है, इस तरह की चीजें उपस्थित होती हैं। ये जो प्रोटिस्टा जगत है, इस जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स होता है एक, तो जिसमें डाई एटम्स और डेस्मिड्स वगैरह आते हैं। दूसरा डाई एनोफ्लैजिलेट्स होता है। तीसरा यूग्लिनॉइड्स होता है, जिसमें यूग्लिना आता है, जो इसमें पादप और प्राणी दोनों के गुण पाए जाते हैं। और चौथा जो है स्लाइम मोल्ड्स होता है, जिसे हम अपंग कवक कहते हैं। सड़े गले पदार्थों पर कवक इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं। और पांचवा जो है वो है प्रोटोजोआ, जिसमें एक कोश के सरल आकृति के जीव आते हैं, जिनमें ना कोश का भित्ति होती है और ना ही जिनके अंदर हरित लवक होता है। तीसरा जो है यह है फंजाई। देखिए, फंजाई का मतलब होता है कवक। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोस युक्त नहीं होती है, बल्कि काइटिन युक्त होती है। इनके अंदर लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये एक प्रकार से परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और कुछ कवक जो हैं परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ ऐसे कवक हैं जो सहजीवी के रूप में व्यतीत करते हैं, और अधिकांश जो कवक होते हैं वो मृत जीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन कवकों में कवक तंतु होते हैं, और कवक तंतु जब आपस में मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं तो उसे हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। तो इनका जो कवक जाल है उसकी किस प्रकार की संरचना होती है, उनके अंदर जनन करने के लिए किस प्रकार के संरचना विकसित होती है, जैसे किसी में बीजाणु के द्वारा होता है, किसी में एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है, किसी में बेसिडियम के द्वारा होता है। तो इस आधार पर इन कवकों को हमने आपको पहले भी बताया है कि 4 वर्गों में बांट दिया गया है। एक तो होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, ये बार बार आप बोलेंगे तो ये नाम याद हो जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है बेसिडियो
माइक बंद था पहले भी। हाँ देखिए, ये 4 वर्ग हैं जो कवकों के वर्ग हैं, जिनमें कवक जाल में जो भिन्नता होती है उसके आधार पर ये क्या है, अलग अलग वर्गों में इनको रखा गया है। तो यहां तक की बातें हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम चौथा जो वर्ग है, चौथा जगत है, वो है फंजाई। जगत, चौथा जगत का नाम क्या है, प्लांटी। इससे पहले फंजाई पढ़ चुके हैं, तीसरा जगत। अब देखिए प्लांटी जगत के अंतर्गत किनको रखा गया है। ये प्लांटी जगत जो है ये पादप जगत है, पादप जगत। इस जगत के अंतर्गत जो जीव हैं, एक तो क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय, यानी इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, पादप आप जानते हैं पादप क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, और ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार, यानी इनके अंदर जो कोशिका होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, केंद्रक युक्त होती है। साथ में ये जो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज युक्त होती है, यानी कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है, सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। साथ में देखिए इसके अंदर ये जो हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक की उपस्थिति होती है, और हरित लवक की उपस्थिति होने की वजह से ये स्वपोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। आप देख सकते हैं कि पादप जो होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण इनमें अपना भोजन स्वयं के अंदर तैयार हो जाता है। तो ये भोजन के लिए किसी दूसरे पादप पर निर्भर नहीं होते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे एक अमरवेल का नाम सुना होगा, अमरवेल में क्या होता है, हरित लवक नहीं होता है, लेकिन है वो पादपों में ही है, परंतु ऐसे अपवाद कुछ ही हैं। अधिकांश पादप वर्ग के अंदर हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब देखिए इनमें इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें संचित भोज्य पदार्थ जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है, जबकि कवकों के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो तेल बूंदों के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पादपों में ये संचित भोज्य पदार्थ जो है ये स्टार्च के रूप में इनके अंदर पाया जाता है। अब देखिए इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी प्लांटी जगत के जो सदस्य होते हैं उनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ये अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणु के द्वारा या विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन जो होता है ये इनके अंदर देखिए जो विकसित पादप होते हैं इनमें लैंगिक संरचनाएं होती हैं।
अर्थात समयुग्मकी असमयुग्मकी व विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो जनन की क्रिया है वो लगभग सभी प्रकार से पाई जाती है। तो ये जो प्लांटी जगत है इसमें क्या होता है कि स्पष्ट रूप से पीडी एकांतरण भी पाए। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लें। और इनमें पीडी एकांतरण का मतलब होता है कि अगुणित पीडी जो होती है उसे तो कहते हैं युग्मकोद्भिद पीडी, अंग्रेजी में कहते हैं गैमेटोफाइट। और उसके बाद जब द्विगुणित पीढ़ी आ जाती है तो उसे कहते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी अर्थात स्पोरोफाइट स्टेज। तो इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो देखिए ये जो प्लांटी जगत है ये अपने आप में पादप जगत है। और पादप जगत का आप अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है वो इसमें हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें स्पष्ट पीडी एकांतरण पाया जाता है। यानी एक तो होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को कहते हैं एन पीढ़ी, अगुणित। और इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुद्भिद पीढ़ी बनती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसको हम 2n कहते हैं। ये दोनों आपस में चलती रहती हैं और इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो इस प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं ये विकसित प्रकार के होते हैं और इनके अंदर विविधता पाई जाती है। कुछ ऐसे हैं जो कम विकसित होते हैं लेकिन रखे गए प्लांटी जगत में हैं और कुछ पूर्ण विकसित होते हैं। तो इस आधार पर इस प्लांटी जगत को 5 समूहों में बांट दिया गया है। जिस तरह से हमने फंजाई को 4 वर्गों में बांटा था उसी तरह से यहां पर प्लांटी जगत को 5 समूह में बांटा गया है। अब वो 5 समूह कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत प्लांटी जगत को डिवाइड किया हुआ है, यानी उसके अंदर बांटा गया है। देखिए एक तो होते हैं शैवाल। ये शैवाल पानी में पाई जाने वाली जो काई होती है जिसे हम अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। तो वो एल्गी जो है वो भी किसके अंतर्गत आती है? प्लांटी जगत के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी होती हैं शैवालों। अब देखिए ये शैवाल जो होते हैं वो तंतु रूपी संरचना के रूप में होते हैं, जलीय आवास में रहते हैं। इनसे इनका शरीर जो है वो युग्मकोद्भिद होता है और इनसे थोड़े से ज्यादा विकसित जो पादपों के समूह होते हैं वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये ऐसे पादप हैं जो जल में और थल दोनों में रहते हैं। इनको हम कह सकते हैं पादप जगत का उभयचर। इनके अंदर क्या है कि पादप का शरीर जो है वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, लेकिन जड़ों के स्थान पर इनमें मूलाभास जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं उनका विकास हो जाता है। तीसरे ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित जो होते हैं वो है टेरिडोफाइटा। ये जो टेरिडोफाइटा हैं ये बीजाणुद्भिद होते हैं, मुख्य पादप। और इनमें क्या होता है कि पादप का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित हो जाता है। ये
ऐसे पादप हैं जिनमें संवहन ऊतकों का पहली बार विकास हो जाता है, यानी इससे पहले वाले पादपों के समूह में संवहन पूल विकसित नहीं होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, लेकिन यहां संवहन ऊतक विकसित हो जाते हैं। तो कह सकते हैं प्रथम संवहनीय ऊतक वाले पादपों का समूह क्या है? टेरिडोफाइटा है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म। देखिए ये नाम आपने पहले सुने होंगे और नहीं सुने तो आप देखिए इनको अब याद रखें, क्योंकि ये आगे हमारे अलग अलग चैप्टर बनने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं अनावृत बीजी पादप। ये वो पादप हैं जो कह सकते हैं कि बीज तो जिनमें उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये बीज जो है वो किसी आवरण के द्वारा घिरे हुए या ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए इस वर्ग के पादपों को नग्न बीजी पादप कहते हैं। जैसे साइकस है, पाइनस है, एफ्रीडा है, ये इसी वर्ग के पादप होते हैं जो अनावृत बीजी के नाम से जाने जाते हैं। पांचवा है एंजियोस्पर्म। ये आवृत बीजी पादप होते हैं, यानी ये पूर्ण विकसित पादप होते हैं। इनके अंदर लैंगिक जनन करने के लिए पुष्प संरचना का विकास हो जाता है, इसलिए इन पादपों को पुष्पीय पादप के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य पादप जो होते हैं ये बीजाणुद्भिद होते हैं, द्विगुणित कोशिका वाले होते हैं। इनके अंदर जनन करने के लिए पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर वाले भाग विकसित होते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप हैं ये जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। अब ये एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलिडन्स, अर्थात जिनके बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। जैसे चना है, मटर है, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री पादप होते हैं। और जिनके बीजों के अंदर बीज पत्र संख्या में 1 ही होता है वो होता है एक बीजपत्री पादप। जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, वो कैसे हैं? एक बीज। तो ये देखिए ये जो प्लांटी जगत है ये यहां 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका और ज्यादा डिटेल्स जो है वो अगला जो चैप्टर हमारा तीसरा होगा, वो तीसरा चैप्टर ही किस नाम से जाना जाएगा? प्लांटी जगत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले यानी कल हम 5वां जो जगत है जिसका नाम है एनीमेलिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये 5वां जगत जब एनीमेलिया हो जाएगा तो 5 जगत अवधारणा पूर्ण हो जाएगी। और फिर इसके बाद इस चैप्टर में आपको हम वायरस के बारे में बताएंगे कि वायरस क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसको आप पूरी देखे करें। इसमें ऐसा नहीं कि कई बालकों की शिकायत है कि थोड़ा सा देखने के बाद नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो इसमें बताया गया है, जो लिखाया गया है, उसको आप नोट भी करें, एक कॉपी बना लें और उस कॉपी के अंदर सब कुछ नोट करते जाएं, जिससे कि आपको समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।